हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कहकशां उर्दू जुबान के मारूजी सवालात। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जो पिछले एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे ही गए होंगे। आप लोगों ने मेहनत से तैयारी की है तो बेहतर ही गया होगा। अगर उसमें कमी और कुछ कोताही रह गई है, पता चल रहा है कि कुछ कमी और कोताही है, तो उसको हम इस नंबर से पूरे कर लेंगे। कौन से? उर्दू के नंबर से, और जो सब्जेक्ट बच गए हैं उनके नंबर से जो है इंशाल्लाह ज़रूर पूरा कर लेंगे। तो उर्दू में जो है मेरा टारगेट है कि आप लोग 100 का 100 लेकर आएँ, नहीं तो 99 95 इतना तो रहना ही चाहिए। तो मेरी तैयारी के हिसाब से इतने नंबर तो आने ही चाहिए। तो ठीक है, ये मारूजी सवालात आज हम लोग देखेंगे। जितने भी बच्चे या बच्चियां क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लासेस आज के बहुत अहम होने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए हम देखेंगे आज के सवाल। पहला सवाल आज का क्या है, देखिए इसको देख लेते हैं। बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम 2025 जो लगता है क्लास 12 है, उर्दू है, कहकशां उर्दू दुअम, मारूजी सवालात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें। चलिए तो हम आज के पहले सवाल पर चलते हैं। आज का फर्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, देखेंगे हम। आज का पहला लेसन, पहला सवाल ये है कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? बताइएगा, कौन बताइएगा? मिर्ज़ा, सवाल क्या है कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली या आगरा या कलकत्ता या पूना? बताइएगा आप लोग, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मैं कई बार पिछले क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वहाँ नहीं पढ़ा है तो वो देख लीजिएगा, वक्त नहीं है इतना आपके पास, तो फिर भी जो है मैं इस क्लास में जितना हो सकता है मैं बता दे रहा हूँ। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश देखिए, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, पुणे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? आगरा में हुई। ठीक है, चलिए मिर्ज़ा गालिब कब पैदा हुई ये भी सवाल पूछ लेता है, तो क्या बोलेंगे? 1797 में मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई। पूछ लेगा कि मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए, तो क्या बोलेंगे? मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए दोस्तों? मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब को जो है पहले क्या तखल्लुस करते थे, तो क्या बोलेंगे? मिर्ज़ा गालिब पहले असद तखल्लुस करते थे, बाद में क्या तखल्लुस करने लगे? बाद में गालिब तखल्लुस करने लगे। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए वफ़ात, सवाल आएगा मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई, तो क्या बोलेंगे? मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात दिल्ली में हुई। मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई, तो क्या बोलेंगे दोस्तों? मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात जैसे 1797 में पैदा हुए, 1869 1869 यानी 1869 में उनकी वफ़ात हुई। चलिए एक सवाल से इतने जवाबात आपको निकल करके आ गए हैं, ठीक है ना? तो इसी तरह से जो है क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, इसमें आपसे पूछा इनमें से कौन सी तसनीफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी की है? इनमें से कौन सी तसनीफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी की है? सवाल ये है। ठीक है, तो देखेंगे हयात जावेद, सेपारे दिल, अर्जुल कुरान या अल फारूक। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बताइएगा। तो इनमें से कौन सी तसनीफ़ ख्वाजा हसन, तो सेपारे दिल ये जो है किसकी तसनीफ़ है? ख्वाजा हसन निज़ामी की है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है, अमेरिका का रॉकफेलर किस तेल की तिजारत करता था? अमेरिका का रॉकफेलर किस तेल की तिजारत करता था? मिट्टी का तेल, सरसों का तेल या आंवला का तेल या जैतून का तेल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, अमेरिका का रॉकफेलर जो है मिट्टी के तेल की तिजारत करता था। ये मिट्टी का तेल आपके निसाब में भी शामिल है इस उन्वान से, मिट्टी के तेल के उन्वान से, ठीक है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे साथ साथ आप लोग भी जवाब दीजिएगा, ताकि जो है आपको भी पता चले हम कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है ना? चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, मजमून मिट्टी के तेल के मुसन्निफ कौन है? सवाल क्या है कि मजमून मिट्टी के तेल के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब क्या हो जाएगा? फरतुल्लाह बेग, नसरुल्लाह बेग, ख्वाजा हसन निज़ामी या आली? तो अभी क्या जवाब है? ख्वाजा हसन निज़ामी मिट्टी के तेल के मजमून के कौन है? मुसन्निफ है। इन्होंने ही इस मिट्टी के तेल के मजमून को लिखा। कौन? मुसन्निफ ख्वाजा हसन निज़ामी। सवाल आपसे आ जाएगा कि मिट्टी का तेल कैसी तिजारत, मिट्टी का तेल की तिजारत कौन करता था? अभी पढ़े, रॉकफेलर मिट्टी के तेल की तिजारत करता था। मिट्टी की क्या वक़्त है? मिट्टी की क्या वक़्त है? तो मिट्टी की बहुत अहम वक़्त है, बता देंगे आप लोग। इस तरह के कई सवाल आते हैं। मिट्टी के तेल की है तो बहुत अहम, ठीक है। चलिए हम अगले सवाल को देखेंगे।
सवाल नंबर 4 है सैयद सुलेमान नदवी। सवाल नंबर 4 में क्या पूछा है, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई। ये सैयद सुलेमान नदवी ने आला तालीम कहाँ से हासिल की, सैयद सुलेमान नदवी ने आला तालीम कहाँ से हासिल, नदवतुल उलमा लखनऊ, दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर या दारुल उलूम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सैयद सुलेमान नदवी ने, सैयद सुलेमान नदवी ने जो है कहाँ से तालीम हासिल की, तो नदवतुल उलमा लखनऊ से आला तालीम हासिल की। इब्तदाई तालीम उन्होंने कहाँ से हासिल की, तो क्या बोलेंगे पटना से। ठीक है, सैयद सुलेमान नदवी के बारे में आता, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई, तो क्या बोलेंगे 1884 ईस्वी में सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई। कहाँ पैदा हुए, तो क्या लिखेंगे दिसना गांव में, मरदुम खेज बस्ती, कौन सा बस्ती, मरदुम खेज बस्ती दिसना गांव में पैदा हुए। कौन, सैयद सुलेमान नदवी। इसके उस्ताद का नाम क्या था, क्या बोलेंगे अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह। सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद का नाम क्या था, अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, सवाल आपको कहीं से भी किसी तरह से भी घुमा के पूछ देगा, इसलिए एक ऑप्शन आता है तो मैं उससे रिलेटेड जो 4-5 ऑप्शन और जो सब आपसे पूछा जा सकता है वो बता देता हूँ। पैदाइश कब हुई सैयद सुलेमान नदवी की, 1884 में। इनके उस्ताद कौन थे, अल्लामा शिबली नोमानी। कौन सी बस्ती में पैदा हुए, दिसना मरदुम खेज बस्ती में। और कहाँ से आला तालीम हासिल किया, तो क्या बोलेंगे नदवतुल उलमा लखनऊ से। समझ रहे हैं ना बच्चों, क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए नए चैनल पर नए हैं तो, और जो है अपने दोस्तों के दरमियान इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। चलिए सवाल नंबर 5 देखेंगे, सैयद सुलेमान नदवी ने क्या है, सवाल नंबर 5, सैयद सुलेमान नदवी ने किस यूनिवर्सिटी से डीलेट की एजाजी डिग्री से नवाजा गया। सैयद सुलेमान नदवी को किस यूनिवर्सिटी से डीलेट की, डीएलएड नहीं समझिएगा इसको, ये डीलेट ये एजाजी डिग्री होता है, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से नवाजा जाता है। तो क्या जामिया मिलिया इस्लामिया या उस्मानिया यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी, या दे दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से सैयद सुलेमान नदवी को क्या किया गया था, सैयद सुलेमान नदवी को जो है एजाजी डिग्री से नवाजा गया था। वो एजाजी डिग्री क्या था, डीलेट की डिग्री, डीलेट होता है, डीएलएड नहीं है ये, डीलेट की डिग्री से नवाजा गया। चलिए सवाल नंबर हम 8 देखेंगे, सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 में क्या पूछा आपसे, इनमें सैयद सुलेमान नदवी की कौन सी तसनीफ है। सवाल नंबर 6 में क्या है कि इनमें कौन सैयद सुलेमान नदवी की कौन सी तसनीफ कौन है, हयात सादी, नुकूस सुलेमानी, अल फारूक या अल मामून। कौन सी तसनीफ है सैयद सुलेमान नदवी की, देखिए ये हयात सादी ये क्या है, अल्ताफ हुसैन हाली की है। किसकी तसनीफ है दोस्तों, अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ है। कौन, हयात सादी याद रखिएगा जो है ना, हयात सादी। और उसके बाद जो है 2-3 किताबी ये खुद नविश्त इन्होंने क्या लिखा है, सवाने हयात लिखा है। किन के, हयात सादी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के, ठीक है ना। एक मिर्ज़ा गालिब के यादगारे गालिब किन की किताब है, ये भी याद रखिएगा, यादगारे गालिब, ये भी अल्ताफ हुसैन हाली की है, ठीक है। इसको भी अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा, हयात सादी को भी अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा, ठीक है। नुकूस सुलेमानी ये किताब किसकी है, सैयद सुलेमान नदवी की है। याद रखिएगा, आप ऐसा मत समझिएगा कि सर इतना बता रहे हैं उलझ जा रहा हूँ। एक सवाल में मैं कई ऑप्शन से आपके लिए चुन करके लाया हूँ ताकि जो है आपको एक दूसरे ऑप्शन के लिए फिर दूसरे सवाल को देखने की ज़रूरत न पड़े। इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए, वीडियो लंबी हो तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा ताकि एग्ज़ाम में कहीं से कोई भी सवाल आपसे पूछ दे तो आपको कहीं पे कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े, ठीक है ना। चलिए ये अल फारूक जो है दोस्तों, ये अल फारूक अल्लामा शिबली नोमानी की किताब है। किसकी है, अल्लामा शिबली नोमानी की, ठीक है। तो पता चला कि ये भी कट गया, हयात सादी ये भी नहीं है इनकी, तो अल मामून ये भी शिबली नोमानी की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 7 में है, सवाल नंबर 7 में आपसे पूछा गया है सीरत के मौजू पर सैयद सुलेमान नदवी की कौन सी किताब है। सीरत के मौजू पर सैयद सुलेमान नदवी की कौन सी किताब है, कौन किताब है, शर्फ आलम, हिकमत आलम, रहमत आलम, सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रहमत आलम जो है सैयद सुलेमान नदवी की ये
सीरत के मौजू पर ये किताब लिखी हुई है, किसकी? सैयद सुलेमान नदवी की। चलिए, वजीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी किया था? सवाल क्या है? वजीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी किया? वजीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी किया? तो क्या देखिएगा, तनकीद के मौजू पर, या तकीद लिखा है, तनकीद, क्या इसका हो जाएगा? तनकीद के मौजू पर, या तंजो मजाह के मौजू पर, या उर्दू शायरी के मौजू पर, या सवानेह निगारी, सवान निगारी। राइट आंसर, सही सवाल ये होगा, सवानेह निगारी, ठीक है ना। चलिए, तो क्या बताएंगे? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तंजो मजाह के मौजू पर वजीर आगा ने क्या किया था? पीएचडी किया था। तंजो मजाह दोस्तों क्या होता है? तंज का मतलब होता है किसी पर ताना मारना, उसी तरह मजाक का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना या हंसी मजाक कह लो। हंसी मजाक वाले अशायरी पर जो है वजीर आगा ने क्या किया था? पीएचडी किया था। चलिए, समझ गए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 9 है, वजीर आगा तंजो मजाक के अलावा किस सिन्फ अदब के लिए जाने जाते हैं? वजीर आगा तंजो मजाक के अलावा, तंजो मजाक के अलावा किस सिन्फ अदब के लिए जाने जाते हैं? गज़ल गोई, नज़म निगारी, मुर्शिद निगारी, कसीदा गोई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नज़म निगारी के लिए। नज़म निगारी के लिए तंजो मजाक के अलावा नज़म निगारी के लिए जाने जाते हैं। कौन कौन बताइएगा? वजीर आगा। कौन? वजीर आगा। समझ गए ना। चलिए, सवाल नंबर 10 देखेंगे, इंसाइया के हुदूद और दायरे कार का तयन किसने किया? सवाल क्या है देखिएगा, इंसाइया सवाल नंबर 10 में है, इंसाइया के हुदूद और दायरे कार का तयन किसने किया? हुसैन अजीम आबादी, अहमद जमाल पाशा, वजीर आगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। सही जवाब क्या होगा बताइएगा आप लोग। मेरे साथ साथ आप लोग भी जवाब दीजिएगा ताकि पता चले कि हम जो है ना जो सवाल लाए हैं उसको आप हल कर पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ कर पा लेंगे तो आसानी से एग्जाम में हल कर पा लेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वजीर आगा। सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 11 देखेंगे दोस्तों, इनमें से वजीर आगा की इंशाइयों का मजमुआ कौन सा है? क्या है? इंशाइयों का मजमुआ कौन सा है? बताइएगा, जवाब दीजिएगा आप लोग। यानी इनमें से वजीर आगा के इंशाइयों का मजमुआ, या मजमूत लिख दिया, मजमुआ कौन है? चोरी से यारी तक, इंशाइए गंजहाए गरामा, कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चोरी से यारी तक। ये किन का मजमुआ, किन के इंशाइयों का मजमुआ है? तो वजीर आगा के इंशाइयों का मजमुआ है। ये याद रखिएगा, बहुत सारे सवालात इसमें हैं जो आपको पिछले साल के इससे उठा करके लाया गया, जो पिछले साल के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। चलिए, सवाल नंबर अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 12 है, सीवान के किसी कॉलेज में अहमद, किस कॉलेज में, या किसी दे दिया आपसे, सीवान के किस कॉलेज में, सीवान के किस कॉलेज में अहमद जमाल पाशा लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए? ओरिएंटल कॉलेज, मिल्लत कॉलेज, आफाक इस्लामिया कॉलेज, या मिर्ज़ा गालिब कॉलेज? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सीवान के आफाक इस्लामिया कॉलेज में क्या हुआ था? ये अहमद जमाल पाशा वहाँ के लेक्चरर थे, ठीक है ना, ये याद रखिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 13 देखेंगे दोस्तों। देखिए, क्लासेस आपको कैसी लग रही है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम इतनी सारी मेहनतें आपके लिए कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर क्लासेस लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपका कोई ये नहीं मिल रहा है कि आप जो है पॉजिटिव न्यूज़ या पॉजिटिव कमेंट नहीं आ रहा है कि सर ये क्लासेस कैसे हैं, बेहतर हैं या नहीं है, इस तरह के लाने चाहिए नहीं लाने चाहिए। आप ज़रूर क्लास को जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। सवाल नंबर 13 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 13 है, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई? बताइएगा। सवाल नंबर 13 में क्या पूछा है? अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई? 1986, 1987, 1988, 1989। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1987 में अहमद जमाल पाशा की क्या हुई? वफ़ात हुई। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। इनमें अहमद जमाल पाशा की किताब कौन है? अगले सवाल में क्या है सवाल कि इनमें अहमद जमाल पाशा की किताब
कौन है, किन में, ये नीचे जो दिया गया है ऑप्शन से, मजमूए मजामीन अल फारूक लज्जत आज़ार इंशाइए। तो ये लज्जत आज़ार जो है ये सही जवाब हो जाएगा। ये किसकी किताब है, अहमद जमाल पाशा की किताब है। चलिए सवाल नंबर 15 देखेंगे, बागो बहार में कितने दुर्वेशों का तज़किरा है। बागो बहार में कितने दुर्वेशों का तज़किरा है। जान लीजिए बागो बहार को किसने लिखा, तो बागो बहार को किसने लिखा, तो याद रखिएगा मीर अमन के द्वारा बागो बहार लिखी गई है, ठीक है ना। कहाँ पे लिखी गई है, तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर बागो बहार को लिखा गया, ठीक है। कब लिखा गया, तो 1800 ईस्वी में बागो बहार को लिखा गया था। कब, 1800 ईस्वी में, ठीक है। तो मीर अमन को कितनी तनख्वाह वहां पे मिलती थी, 4 रुपये महाना मिलती थी। कितने, 4 रुपये महीने के तौर पर मीर अमन को तनख्वाह दी जाती थी। कहाँ पे, फोर्ट विलियम कॉलेज में। किसने मीर अमन को वहां ज्वाइन कराया था, तो कौन ज्वाइन कराने वाले थे, जॉन गिलक्राइस्ट ने जो है मीर अमन को वहां पे रखवाया था। कहाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज में। ये सारी चीजें मीर अमन से। तो ये बागो बहार कौन सी किताब का तर्जुमा है, किस्से चहार दुर्वेश का तर्जुमा है। कौन, बागो बहार चहार दुर्वेश का, ठीक है ना। इस किताब का तर्जुमा किया गया किसने, मीर अमन ने किया, और उसका नाम दे दिया क्या, बागो बहार, ठीक है। ये कौन से जबान में लिखी गई, किस्से चहार दुर्वेश, ये फारसी जबान में लिखी हुई है। किस्सा का मतलब जान दोगे, किस्सा, चहार का मतलब चार, दुर्वेश का मतलब फकीर। तो इसमें 4 फकीरों की दास्तां बयान की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2, 4 या 5। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर बादशाह उसमें भी होता है, अगर बादशाह को मिलाकर बोला तो 5 हो जाएगा, तो नहीं, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 देखेंगे दोस्तों, दिल्ली शहर पर किस बादशाह का हमला हुआ। यहाँ देखिए हमला लिख दिया, ये दिल्ली शहर पर किस बादशाह का हमला हुआ, क्या हुआ, हमला हुआ। देखिएगा तो राइट आंसर देखिए नंबर 1 नादिर शाह, क्या है इसका जवाब देखेंगे, एक है नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली, तैमूर लंग बाबर। जो आपकी किताब में है उसमें क्या है, अहमद शाह अब्दाली। दिल्ली शहर पर जो है किसका हमला हुआ था, अहमद शाह अब्दाली का। चलिए सवाल नंबर 17 देखेंगे, गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है। गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है, बताइएगा जवाब। आप लोग भी, हम पहले बताते हैं कि कमेंट बॉक्स में या कमेंट कीजिए या जवाब का ज़रूर बताइए, मुझसे पहले बताने। गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है, गुलिस्तान, बोस्तान, बागो बहार को बागो दीनार लिख दिया, बागो बहार या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा इनमें से कोई नहीं। तो गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। गंज खूबी जो है ये गुलिस्तान का तर्जुमा, गुलिस्तान किसकी लिखी हुई है, तो गुलिस्तान और बोस्तान ये फारसी की 2 मशहूर किताब है, शेख सादी की लिखी हुई है, शेख सादी की। कौन कौन सी किताब, गुलिस्तान और बोस्तान, ये फारसी की मशहूर किताब है, जो है ये निसाब में भी शामिल है। चलिए सवाल नंबर 18 देखेंगे दोस्तों, मीर अमन किसके तवस्सुस से जॉन गिलक्रिस्ट से मिले। जॉन गिलक्रिस्ट से मीर अमन किसके तवस्सुस से मिले थे, तो देखिएगा मीर बहादुर के तवस्सुस से। अभी बताया मीर अमन के बारे में, बागो बहार को किसने लिखा था, मीर अमन ने लिखा था। बागो बहार को किसने लिखा, मीर अमन ने। किसका तर्जुमा है, किस्से चहार दुर्वेश का। किसका तर्जुमा है, किस्से चहार दुर्वेश का, ठीक है ना। ठीक है, कौन सी ईस्वी में लिखा गया, 1800 ईस्वी में। कहाँ पे लिखा गया, फोर्ट विलियम कॉलेज में, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें समझ गए। तो मीर अमन किसके तवस्सुस से, जॉन गिलक्रिस्ट से मिले थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मीर बहादुर अली हुसैनी के तवस्सुस से जो है जॉन गिलक्रिस्ट से कौन मिले थे, मीर अमन मिले थे, ठीक है ना। ये याद रखिएगा आप लोग, इससे कई सवालात आपके एग्जाम में आते हैं, VVI क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे अब, बागो बहार की तकमील किस साल हुई। तो लिखना शुरू किए थे कब, मैं बताया 1800 ईस्वी में। मुकम्मल कब हुआ ये, बागो बहार कब मुकम्मल तौर पर लिखा चला गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों
1802 में, 1803 में, 1804 में या 1800 में। लिखना शुरू किया 1800 ईस्वी में, मुकम्मल हुआ 1802 ईस्वी में। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कैसी क्लासेस लग रही हैं। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो फटाफट शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, अपने जितने दोस्त अहबाब हैं सबको शेयर कीजिए। आपके बच्चे हैं, भतीजे हैं, चचा हैं, जो भी हैं सबको शेयर कीजिए। ग्रुप आपके मोबाइल में जितने हैं सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। हमारे एक क्लास से अगर किसी का 10 नंबर 5 नंबर बढ़ जाता है तो इसमें आपको भी सवाब मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 1 नंबर से 3rd डिवीज़न कर जाते हैं, 1 नंबर से 2nd डिवीज़न कर जाते हैं, 1 नंबर से जो है वो 1st डिवीज़न से रह जाते हैं। तो इस तरह की अगर क्लासेस हम देखे रहेंगे तो बहुत सारे बच्चों का भला हो सकता है। तो शेयर करो, जितने ग्रुप्स हैं सब शेयर करो, जितने तैयारी करने वाले हैं सबको दो, ठीक है। और जो है क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आतिशपारे की इशाअत कब हुई? आतिशपारे की इशाअत कब हुई? सवाल क्या है? आतिशपारे की इशाअत कब हुई? 1935 में, 1936 में या 1937 में या 1938? 35, 36, 37, 38 बताएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 1936 बी इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ गए ना दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखेंगे। तक़सीम मुल्क के मौजू पर मंटू का कौन सा अफसानवी मजमुआ है? क्या सवाल है? तक़सीम मुल्क है। तक़सीम मुल्क जानते हो, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो पहले हिंदुस्तान एक था, हिंदुस्तान एक था, हिंदुस्तान एक था कि नहीं था? कौन कौन देश एक था? जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारे ही भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। तो जब देश को आज़ादी मिली तो जो है ये 2 टुकड़ों में बट गया, 2 टुकड़ों में हमारा देश बट गया। कौन सा? कौन कौन से टुकड़े? एक टुकड़ा हो गया पाकिस्तान और एक टुकड़ा हो गया हिंदुस्तान, ये टुकड़ा। तो इसी को कहते हैं तक़सीम मुल्क। यही तक़सीम यानी 2 देश को, एक देश को 2 देश में बांट दिया गया। तक़सीम मुल्क के मौजू पर मंटू का कौन सा अफसानवी मजमुआ है? नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे या धुआं या सियाह खान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंटू का जो अफसाना है आपके निसाब में सियाह खान, ये तक़सीम मुल्क के मौजू पर उनकी किताब लिखी गई है। तो मंटू का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है बताइएगा। वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, टूबा 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 टेक सिंह, ये मंटू का अफसाना जो आपके निसाब में शामिल है। समझ गए ना दोस्तों। चलिए तो अगले सवाल को देखेंगे हम। अगला सवाल क्या आपसे पूछा गया है? अगला सवाल है, इनमें से कौन मंटू का अफसानवी मजमुआ नहीं है? क्या सवाल है? इनमें से कौन मंटू का अफसानवी मजमुआ नहीं है बताइएगा। तो आप लोग हमसे पहले बताने की कोशिश कीजिएगा, इनमें कौन मंटू का अफसानवी मजमुआ नहीं है? चौगद, अलाव, सरकंडों के पीछे, धुआं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी अलाव जो है ये सादत हसन मंटू का नहीं है, लेकिन चौगद, सरकंडों के पीछे, धुआं ये सादत हसन मंटू का अफसानवी मजमुआ है। समझ गए ना। चलिए अगला सवाल है, इनमें से किस अफसाने की वजह से, किस अफसाने की वजह से मंटू पर फहश गोई का इल्ज़ाम लगाया गया? कौन से अफसाने की वजह से? काली सलवार, टूबा टेक सिंह, ताश का पत्ता? कोई नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। काली सलवार की वजह से दोस्तों मंटू पर क्या हो गया था? फहश गोई का इल्ज़ाम लगाया था कि यानी वो अपने नावलों में, यानी मंटू साहब अपने नावलों में फहश चीज़ें लिखते हैं, फहश चीज़ें लिखते हैं। इस पर इसके FIR भी दर्ज हुआ और जेल भी गए थे। कौन? सादत हसन मंटू। चलिए सवाल नंबर 24 देखेंगे। मंटू का इंतकाल कब हुआ? सवाल क्या है? मंटू का इंतकाल कब हुआ? मंटू का इंतकाल कब हुआ? 1954, 1955, 1956, 1957? तो सही जवाब हो जाएगा मंटू का इंतकाल जो है 1955 ईस्वी को हुआ था। चलिए मंटू की वफ़ात कहाँ हुई? मंटू की वफ़ात कहाँ हुई बताइएगा दोस्तों। मंटू की वफ़ात कहाँ हुई? तो मंटू की वफ़ात जो है
अमृतसर, जालंधर, लाहौर या लुधियाना? जालंधर ही नहीं हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। मंटू की वफात जो है लाहौर में हुई थी। कहाँ हुई थी? पूरा नाम क्या है? सादत हसन मंटू। क्या नाम है पूरा नाम? सादत हसन मंटू, याद रखिएगा। इसकी पैदाइश कहाँ हुई थी? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन से शहर में पैदा हुए थे? अमृतसर में पैदा हुए थे। कहाँ? अमृतसर में। इंतकाल कहाँ हुआ इसका? लाहौर में। याद रखिएगा ये सारी चीजें। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। मंटू किस मोहलिक मर्ज में मुब्तला हुए? मंटू किस मोहलिक मर्ज में मुब्तला हुए? बताइएगा इसका जवाब। बीनाई, कैंसर, बीनाई, कैंसर, अमराज कल्बी, ज़िबियातिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस मर्ज में मुब्तला हुए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अमराज कल्बी यानी हार्ट अटैक से, हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया था। किसका? मंटू का। चलिए सवाल नंबर 27 देखेंगे। जिलानी बानो के एक अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। बताइए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। जिलानी बानो के एक अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। रोशनी के मीनार, रोशनी की रफ्तार, कलीसा, कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका रोशनी के मीनार जो है ये जिलानी बानो का क्या है? ये अफसानवी मजमुआ है। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें देखिए कि लेसन के बीच से आपसे सवालात पूछे जा रहे हैं। कहीं से भी कोई सवालात उठा के आपसे पूछ लिया जा रहा है, इसलिए आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ तैयारी कीजिए, थोड़ी सी मेहनत लगाइए, इंशाल्लाह आपका 90+ नंबर आ जाएगा आसानी से। मैंने आपको दरख्वास्त लिखना सिखा दिया है और आपको जो है आवेदन कैसे लिखा जाता है वो सारी चीज़ें, दरख्वास्त कैसे लिखा जाता है, खतूत कैसे लिखे जाते हैं, सारी चीज़ें एमएन एकेडमी के प्ले लिस्ट में मैं अपलोड कर दिया हूँ। अगर वो चीज़ें आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि आसानी से वो 10 मिनट की वीडियो है, देख लेंगे आसानी से आपका 10 से 20 नंबर, 20 नंबर कन्फर्म है। 10 नंबर आपको दरख्वास्त लिखने के लिए आते हैं और 10 नंबर जो है आपको खत लिखने के लिए आते हैं, तो 20 नंबर आसानी से हो गए। तो उसको थोड़ा सा हल करके जाइएगा। एमएन एकेडमी के प्ले लिस्ट पर अपलोड है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए सवाल नंबर 28 देखेंगे। ईवाने गज़ल के अलावा जिलानी बानो का नाविल कौन है? सवाल क्या है? ईवाने गज़ल के अलावा जिलानी बानो का नाविल कौन है? कलीम का वो शेर है, महफिल में गज़ल आजिज़ जब वो गाए है। महफिल में कलीम आजिज़ जब वो गज़ल गाए है, अपने भी वो रोए है, हमको भी वो रुलाए है। ये आंसू बेसबब जारी नहीं है, मुझे रोने की बीमारी नहीं है। ये अशार थे किसके? कलीम आजिज़ के। और 2 अशार जो है उसके बहुत मशहूर हैं, जो गज़ल के उन्वान पर है कि जब से मैं गज़ल गाने लगा हूँ लोग मुझे दीवाना कहने लगे हैं। उनके बहुत मशहूर। तो यहाँ पे सवाल क्या है? ईवाने गज़ल के अलावा जिलानी बानो का नाविल कौन है? बारिश के कतरे, बारिश संगे, रंगों की बारिश या नुमाइश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बारिश संगे। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस दीवाने दिल को देखो क्या सेवा अपनाए है, उस पर ही विश्वास करे है जिससे धोखा खाए है। सारा कलेजा कट कर जब छलनी हो जाए है, तब कोई फरहाद बने है, कोई मजनू कहलाए है। तो ये सारे शेर जो हैं कलीम आजिज़ के और दूसरे शोरा के हैं। तो जो है इसमें कलीम आजिज़ साफ तौर पर कहते हैं कि इस दीवाने दिल को देखो क्या सेवा अपनाए। आप लोगों से मुखातब है कि आपको सेवा किससे मोहब्बत है? मोबाइल से, आपको रील से, गाने से, ये सारी चीज़ों से फुर्सत नहीं है कि आप एग्ज़ाम की अच्छे से अच्छे तैयारी करें। अभी जब तक एग्ज़ाम है इन सारी चीज़ों को पीछे डाल दीजिए, पहले एग्ज़ाम दे लीजिए, उसके बाद आप आज़ाद हैं, जितना कुछ कीजिए, लेकिन एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आपके आने चाहिए। ठीक है ना? चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही गया हो गया, बी। चलिए सवाल नंबर कितना है?
पिछला सवाल कौन सा था? 28, 29 देखेंगे। सफ़ी जावेद का सवाल है, सफ़ी जावेद का पहला अफसाना कौन था? सफ़ी जावेद का पहला अफसाना, आर्ट और तंबाकू, दायरे से बाहर, खुली जो आंख, तारीफ उस खुदा की। खुली जो आंख, तारीफ उस खुदा की। तो क्या सही जवाब हो जाएगा इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर आर्ट और तंबाकू, ये सही जवाब हो जाएगा। सफ़ी जावेद का पहला अफसाना था कौन? आर्ट और तंबाकू। चलिए सवाल नंबर 2, सफ़ी जावेद इंसान क्या है? सफ़ी जावेद इंसान आर्ट और तंबाकू किस रिसाले में शाये हुआ? सवाल यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। सफ़ी जावेद का आर्ट और तंबाकू, सफ़ी जावेद का आर्ट और तंबाकू मजमून कौन से रिसाले में शाये हुआ? ये सवाल है। तो खून, उफ़्क़, मारिफ, आजकल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर उफ़्क़। इसके अंदर सफ़ी जावेद का क्या हुआ था? आर्ट और तंबाकू अफसाना शाये हुआ था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। इनमें सफ़ी जावेद का अफसाना कौन सा है? सफ़ी जावेद का इसमें अफसाना कौन सा? बताइएगा, सफ़ी जावेद का अफसाना कौन सा है? कौन सा है सफ़ी जावेद का अफसाना? अलाव, अनोखी मुस्कुराहट, तारीफ उस खुदा की, फरार। तो राइट आंसर ऑप्शन तारीफ उस खुदा की, ये किसका अफसाना है? सफ़ी जावेद का अफसाना है। चलिए सवाल नंबर देखेंगे। अगला सवाल क्या है? सवाल है कि इंसान भूले बिसरे गीत का मरकजी किरदार कौन है? आपके निसाब में शामिल है एक गीत, इंसान जिसका नाम है। तो भूले बिसरे गीत का मरकजी किरदार कौन है? आम, अजीज़ अहमद, रशीद अहमद, सईद अहमद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अजीज़ अहमद। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल में इब्राहिम सुक्का का उर्फी नाम क्या था? सवाल क्या है? इब्राहिम सुक्का का उर्फी नाम क्या था? अबू, अत्तू, फज्जू, फज्जू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाए। इब्राहिम सुक्का का उर्फी नाम क्या था? अब्बू था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, वक्त ज़्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा जो है हम वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दे रहे, ठीक है ना। चलिए जहाँ पे आपको कुछ डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर हम उसका पूरा आपको डिटेल से बताएंगे। चलिए सवाल नंबर 34 है, इब्राहिम सुक्का में किस गांव का तज़किरा हुआ? घोरन, धोरन, सोरन, मोरन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर धोरन गांव का इब्राहिम सुक्का कहानी में जो गांव का तज़किरा हुआ है, धोरन गांव का तज़किरा हुआ। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 35 है, मौलाना आज़ाद। सवाल नंबर 35 क्या है? सवाल नंबर 35 है, मौलाना आज़ाद इस्लामी ममालिक सफ़र के लिए कब रवाना हुए? सवाल नंबर 35 है। 1907, 1908, 1909, 1910। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1909 में इस्लामी ममालिक के सफ़र के लिए मौलाना आज़ाद रवाना हुए थे। कब? 1909 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगले सवाल में क्या पूछा है आपसे? महात्मा गांधी, सवाल क्या है? सवाल क्या है? महात्मा गांधी के तलब पर, महात्मा गांधी के तलब पर मौलाना आज़ाद खिलाफत तहरीक मुश्तरका इजलास में कब शरीक हुए? 1918, 1919, 1920, 1921। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1920 ईस्वी में क्या हुआ था? महात्मा गांधी के तलब पर मौलाना आज़ाद खिलाफत तहरीक में मुश्तरका इजलास में शरीक हुए थे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 37 है। सवाल नंबर 37 में क्या है? आज़ाद हिंदुस्तान में, सवाल आज़ाद हिंदुस्तान में मौलाना आज़ाद किस ओहदे पर फायज हुए? वज़रात तालीम, वज़रात रेल, वज़रात दाखिला, वज़रात ख़ारजा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका वज़रात तालीम के ओहदे पर मौलाना आज़ाद जो है, जिसको क्या कहते हैं हम हिंदी में क्या कहते हैं? शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री बनाया गया था। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन है? तो क्या बोलेंगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत का पहला वजीर तालीम कौन? जो भी जिस तरह भी पूछ ले आपसे तो क्या बोलेंगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्हीं को भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया था, पहला वजीर तालीम। ठीक है, चलिए मौलाना आज़ाद की वफ़ात कब हुई? क्या है सवाल? मौलाना आज़ाद की वफ़ात कब हुई? तो क्या बताइएगा?
1956, 1957, 1958, 1955। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब सही हो जाएगा। 1958 ईस्वी में मौलाना आज़ाद की वफात हुई। चलिए अगला सवाल क्या है, अली सरदार जाफरी की वफात कब हुई? अली सरदार जाफरी की वफात कब हुई? 1999, 2000, 2001, 1918। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1999 में या 2000 ईस्वी में अली सरदार जाफरी की क्या हुई थी? वफात हुई थी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 40 है, गुफ्तगू किस शायर का है? गुफ्तगू किस शायर, गुफ्तगू नज़्म को किस शायर ने लिखी है? तो क्या बोलेंगे? अली सरदार जाफरी, जगन्नाथ आज़ाद, जोश मलिहाबादी, चक बिश्तर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अली सरदार जाफरी ने गुफ्तगू नज़्म जो आपकी किताब में है उसको लिखी है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 41 देखेंगे, रुबाई में अशार की तादाद कितनी होती है? ये कई बार मैं ग्रामर के क्लासेस में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अगर ग्रामर के क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। बहुत ही एक्सप्लेन के साथ, बहुत ही वजाहत से मैं ग्रामर की सारी चीज़ों को पढ़ाया हूँ। एमएन एकेडमी के प्ले लिस्ट में मौजूद है, वहाँ से देख लीजिएगा। आपके पास 2 दिन का वक्त है, 2 दिन में जितना चाहें, अगर आप 100 का 100 नंबर भी लाना चाहें तो आसानी से ला सकते हैं। थोड़ी सी तवज्जो दे दीजिएगा तो, क्योंकि हम लोग साइंस और मैथ के पीछे या अदर सब्जेक्ट के पीछे ज़्यादा वक्त लगाते हैं और लैंग्वेज या भाषा वाले के सब्जेक्ट के पीछे वक्त कम लगाते हैं। तो जहाँ से हमको नंबर आने चाहिए वहाँ से नंबर हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो नंबर कैसे वहाँ से मिलेगा? जब तक हम भाषा वाले पेपर को सीरियस समझ करके नहीं पढ़ेंगे, सीरियस नहीं लेते हैं और नंबर हमारा कम आ जाता है, फिर रोना रोते हैं इतना कम नंबर कैसे आ गया। ठीक है, चलिए क्या है सवाल नंबर 41 है, रुबाई। सवाल नंबर 41 क्या है? रुबाई में अशार की तादाद होती है 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इससे पहले बताया था, रुबाई किसे कहते हैं? जिसके अंदर अशार की तादाद कितने हो? अशार की तादाद 4 हो, उसको क्या कहते हैं? रुबाई कहते हैं। सुलासी जिसमें अशार की तादाद 3 हो, ठीक है। और मसनवी जिसमें 2-2 लाइन करके अशार बयान किया गया हो, जिसके अशार की तादाद 2 हो, मसनवी। उसी तरह मुखम्मस जिसमें अशार की तादाद 5 हो, ठीक है ना, ये सर। मुसद्दस जिसमें अशार की तादाद 6 हो, उसको क्या कहते हैं? मुसद्दस कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर देखेंगे 42 है, शाम मुलाकात कब तक चलेगी? शाम मुलाकात कब तक चलेगी? शायर कहता है शाम मुलाकात कब तक चलेगी? रात तक, सुबह तक, दिन तक, दोपहर तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़े होंगे तो आप लोग जवाब दीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाम मुलाकात सुबह तक चलेगी। इसका सही जवाब बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल क्या है? सवाल नंबर 43 क्या है कि आंखों के दिए बुझ जाएंगे मिसरा किस नज़्म से माखूज है? आंखों के दिए बुझ जाएंगे, ये मिसरा किस नज़्म से माखूज है? तो गीत नज़्म से, या बरके कलीसा नज़्म से, या इंशा नज़्म से, या मेरा सफ़र से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेरा सफ़र से ये मिसरा लिया गया है। कौन? आंखों के दिए बुझ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 44 क्या है? हिंदो पाक के दरमियान दोस्ती कौन सा शायर कराना चाहता है? हिंदो पाक के दरमियान दोस्ती, गुफ्तगू, अमन, जंग, कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर गुफ्तगू के दरमियान, गुफ्तगू में जो है क्या कहना, हिंदो पाक के दरमियान दोस्ती कहलाना चाहता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। ठीक है ना, हिंदो पाक के दरमियान कौन दोस्ती कराना चाहता है? गुफ्तगू नज़्म के लिखने वाले। गुफ्तगू नज़्म को किसने लिखा? तो क्या बोलेंगे? अली सरदार जाफरी ने। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल देखें। नज़्म खेती की हैयत क्या है? नज़्म खेती की हैयत क्या है बताइएगा। नज़्म खेती कौन से हैयत में, यानी रुबाई में लिखी गई है, या अभी सुलासी में लिखी गई है, या मुखम्मस में लिखी गई है, या जो है पाबंद नज़्म है, या आज़ाद नज़्म है, या नज़्म मुअर्रा है? कौन से नज़्म में? ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, बता लीजिएगा। आप लोग जाके देख लीजिएगा ग्रामर की क्लासेस। ग्रामर से कम 25 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ग्रामर को मत छोड़िएगा आप लोग। चलिए, आज़ाद नज़्म है, या पाबंद नज़्म है, या जो है नज़्म मुअर्रा की जगह अली कर दिया, नज़्म मुअर्रा है या कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
نظم کھیتی کی حیت جو ہے وہ آزاد نظم کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے سوال نمبر 46 دیکھیں گے، وقت ہوتا ہے اگاتا ہے پاتا ہے، کیا ہے سوال؟ وقت ہوتا ہے اگاتا ہے اور پاتا ہے، یہ مصرع کس شاعر کا نظم ہے؟ یہ مصرع کس شاعر کے نظم سے لیا گیا ہے؟ یعنی جگن ناتھ آزاد، امیر حنفی، علی سردار جعفری، فیض احمد، یہاں جنات آ لگا جگن ناتھ آزاد، کیا ہوگا یہ؟ جگن ناتھ آزاد، ٹھیک ہے نا۔ تو کس سے لیا گیا؟ جگن ناتھ آزاد، امیر حنفی، علی سردار جعفری، فیض احمد۔ رائٹ آنسر آپشن نمبر 20 کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ کس سے لیا گیا ہے یہ؟ امیر حنفی سے لیا گیا، کس سے؟ امیر حنفی کی نظم سے لیا گیا، ٹھیک ہے۔ چلیے سوال نمبر 46 دیکھیں گے، جرائم کے تمام مصرے ایک ہی بار میں ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے سوال؟ دیکھیے گا سوال بتائیے گا آپ لوگ، تمام مصرے ایک ہی بار میں ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ پابند، معرہ، آزاد، کوئی نہیں۔ تو یعنی جرائم نہیں ہے دوستو، یہ نظم ہوگا یہاں پہ، نظم کے تمام مصرے برابر نہ ہوں، برابر نہ ہوں، یہ سوال ہے۔ برابر نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کے تمام مصرے برابر نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آزاد نظم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جس کے تمام مصرے برابر ہوں اس کو پابند نظم کہتے ہیں۔ جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں کی گئی ہو اس کو معرہ نظم کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں گرامر کے کلاس میں کرایا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ چلیے گا اگلا سوال نمبر 48 دیکھیں گے، ہم بالآخر اس کے لیے اس مصرے میں ہم سے کیا مراد ہے؟ انسان، حیوان، فصل، جنات۔ رائٹ آنسر آپشن نمبر ہم سے مراد انسان ہے۔ ہم بالآخر اس کے لیے اس مصرے میں ہم سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے کہاں سے سوال پوچھا ہے، اس لیے تھوڑی سی تیاری کر کے رہیے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر ہے شاعر، شاعر کیا ہے؟ شاعر کے خیال میں ہم کس کے لیے ہے؟ یہاں بھی پھر وہی سوال ہے، شاعر کے خیال میں ہم کس کے لیے ہیں؟ زمانے کے لیے، وقت کے لیے، موت کے لیے، حیات کے لیے؟ تو رائٹ آنسر آپشن نمبر 20 صحیح جواب ہو جائے گا، وقت کے لیے۔ چلیے سوال نمبر 50 دیکھیں، مسلمانوں کے اوپر کس کا رنگ غالب ہے؟ تو مسلمانوں کے اوپر کس کا رنگ غالب ہے؟ کیا سوال ہے؟ تو دیکھیے گا سعدی شیرازی کا، سوال کیا ہے؟ سعدی شیرازی کا یا عرفی شیرازی کا یا حافظ شیرازی کا یا کوئی نہیں؟ تو رائٹ آنسر آپشن نمبر اس کا سی صحیح جواب ہو جائے گا، حافظ شیرازی کا اس پر کیا ہے؟ رنگ غالب ہے۔ چلیے سوال نمبر دیکھیے، یہاں سے اب گرامر کے کلاسز شروع ہو رہے ہیں، گرامر کی کلاس دیکھیے، اس کو تھوڑا سا توجہ سے دیکھیے گا۔ چلیے دیکھیں گے حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ حروف کی تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ تو کتنی ہے حروف کی تہجی کی تعداد؟ بتائیے گا آپ لوگ۔ حروف تہجی بہت سارے بچوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ حروف تہجی کسے کہتے ہیں۔ ہندی میں جانتے ہیں ورن مالا؟ ورن مالا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کو، کھ، گ، اس کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ ورن مالا کہتے ہیں نا، کو، کھ، گ کو۔ اسی طرح انگلش میں اے بی سی ڈی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اے سے لے یہاں سے زیڈ تک کو کیا کہتے ہیں؟ الفابیٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الفابیٹ کہتے ہیں نا، یہ بھی جانتے ہیں۔ ورن مالا جانتے ہیں، الفابیٹ کہتے ہیں۔ اردو میں الف سے لے کے الف سے یا تک کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ جیسے اے سے لے کے زیڈ تک کی تعداد 26 ہے، اسی طرح حروف تہجی کی تعداد 54 ہے۔ کتنی ہے؟ 54 ہے۔ تو رائٹ آنسر آپشن نمبر 20 کا صحیح جواب ہو جائے گا، نہیں 54 نہیں، سوری 52 ہے۔ رائٹ آنسر آپشن نمبر اے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر دیکھیں گے اگلا ہے، اردو قواعد کا وہ حصہ، اردو قواعد کا وہ حصہ جس میں حرفوں سے متعلق بحث کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم صرف، علم ہجہ، علم بلاغت، علم نحو، جانیں گے۔ جس میں حرفوں سے بحث کی جائے،
उसे क्या कहते हैं? इल्म हिज्जा कहते हैं। और जिसमें लफ्जों से बहस की जाए उसको इल्म सर्फ कहते हैं। और जिसमें जुमलों से बहस की जाए उसको इल्म नहव कहते हैं। और जिसके अंदर उसके मवाद से बहस की जाए उसको इल्म बलागत कहते हैं। ठीक है ना, वो जुमला कैसा है, सही है नहीं है, उसके अंदर कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, फसाहत व बलागत है कि नहीं है, उसको इल्म बलागत कहते हैं। तो समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उर्दू कवायद का वह हिस्सा जिसमें हरफों से बहस की जाए उसे क्या कहते हैं? इल्म हिज्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए। सवाल नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर इसमें है, ग्रामर के सवाल है, इल्मी बलागत से क्या समझते हैं? वही है इल्म जुमलों का इल्म, हुरूफ का इल्म, इल्म नहव, नस्र की खूबी, उम्दगी, वही मवाद, ये सारी चीज़ें इसका इल्म है। किसे कहते हैं? इसी को इल्म बलागत कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए ठीक है ना, नस्र की खूबी और उम्दगी जिसके अंदर जाना जाता है या जांचा जाता है उसको इल्म बलागत कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 11 है, वाव मादुला किसे कहते हैं? इससे पहले पढ़ा चुका हूं। वाव की कितनी किस्में? वाव की 3 किस्में हैं। वाव की 3 किस्में हैं। कौन कौन है? नंबर 1 वाव मारूफ, नंबर 2 वाव मजहूल, वाव मजहूल हो गया। नंबर 3, नंबर 1 वाव वाव मारूफ, नंबर 2 वाव मजहूल, नंबर 3 हो गया आपको कौन सा? वाव मादुला। अब बताएंगे ये तीनों वाव किसे कहते हैं। वह वाव जो खींच कर न पढ़ी जाए उसको वाव मजहूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वह वाव जो खींच कर पढ़ी जाए उसको क्या कहते हैं? वाव मारूफ कहते हैं। वह वाव जो तो लिखी तो जाए पढ़ी न जाए उसे क्या कहते हैं? वाव मादुला कहते हैं। तो ये तो समझ गए। राइट आंसर इसका नाम ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका ये वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अब देखेंगे वो वाव जो खींच कर पढ़ी जाए वो क्या है? वाव मारूफ हो गया। वो वाव जो खींच कर ना पढ़ी जाए वो वाव मजहूल हो गया। समझ गए। इस तरह के जो सवालात आएंगे तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तीनों की मिसाल देख लीजिएगा। जैसे आओ, वाव को खींचा गया, नहीं खींचा गया, तो ये क्या हो गया आपको? वाव मजहूल की मिसाल हो गई। ठीक है। जैसे जाओ, वाव मजहूल की। जैसे खूब, खूब ये वाव मारूफ की। जैसे ख़वातीन, ये किसकी मिसाल हो गई? ख़वातीन। ये आपको ये मिसाल हो गई किसकी? ख़वातीन जो है मिसाल हो गई आपको वाव मादुला की मिसाल हो गई। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कलमा की कितनी किस्में हैं दोस्तों? बताइएगा। कलमा की 3 किस्में, ये तो सबको मालूम है। कलमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में बताइएगा? बताइएगा कलमा की कितनी किस्में? कलमा की 3 किस्में, एक इसम, फेल, हर्फ है। ये कलमा की 3 किस्में। ठीक है। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो उसको क्या कहते हैं? जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो उसको क्या कहते हैं? इसमें किसी चीज़ के नाम को कहते हैं। किसी भी चीज़ के, किसी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं। किसी काम के करने या होने को फेल कहते हैं। हर्फ है अलिफ या बा, अलिफ बा तासा, ये हर्फ है। ज़मीर जो इसमें की जगह पर आए, जो किसी इसमें की जगह पर आए, जैसे वह, तुम, मैं, ये क्या हो जाएगा? ज़मीर। तो किसी काम का करना या होना जिससे मालूम हो तो वो फेल कहलाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल 16 है, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से
3 किस्में, 6 है, इनमें से कोई नहीं 2। तो बनावट के एतबार से दोस्तों, बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में हैं? बनावट के एतबार, राइट आंसर इसका अब भी हो जाएगा। एक होता है मस्दर, मुश्तक, जामिद, ये 3 किस्में हैं बनावट के एतबार से इसमें की। चलिए अगला सवाल देखेंगे। इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? तो इनमें मारफा की राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी। इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। तो ये क्लासेस आज की यहीं तक, फिर हम आपको इसी तरह की एक क्लासेस और लेकर आपके लिए आ रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले 2-3 क्लास इस तरह के ला करके मैं पूरे कह के साथ दुआओं को मुकम्मल करा दूं, ताकि आसानी से आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि क्लासेस आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगर आपके दोस्त से भी तैयारी कर रहे हैं तो उन तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसका भी भला हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। अस्सलामु अलैकुम।